हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स की क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल AR अकेडमी पर। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान ने इंडोनेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM कोझिकोड या फिर IIM लखनऊ। तो इनमें से IIM बेंगलोर है जिसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा यहाँ की है। इससे संबंधित ये जानकारी है। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। ये घोषणा कब की गई? तो प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई। उद्देश्य आसियान देशों में भारतीय प्रबंधन शिक्षा का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, इसे स्थापित करने का। शुरुआत एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम से इसकी शुरुआत होगी, बाद में डिग्री कार्यक्रम में शुरू किए जाएंगे। अगर हम बात करें IIM बेंगलोर की स्थापना कब हुई थी, तो IIM बेंगलोर की जो स्थापना है वो 1973 में हुई। कहाँ पे है? बेंगलोर, कर्नाटक में। पहला विदेशी परिसर कहाँ है? इंडोनेशिया में होगा। और उद्देश्य आसियान क्षेत्र में प्रबंधन शिक्षा का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, इसे स्थापित करने का। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम यानी PCM एक्ट 2006 सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है? दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय या फिर मद्रास उच्च न्यायालय? इसमें से किस उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है? तो ये कहा गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा ये बात यहाँ कही गई है कि ये समान रूप से सभी पर लागू होता है। किसने कहा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। ये अधिनियम धर्म, जाति, समुदाय, व्यक्तिगत कानून के भेदभाव के बिना लागू होता है। ना ये कानून जो है ना ही ये धर्म के अकॉर्डिंग लागू होता है, ना जाति देखता है, ना समुदाय देखेगा, ना व्यक्तिगत तौर पे। ये जो कानून है वो चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय है, कोई भी व्यक्ति है, सभी पर बराबर रूप से ये जो आपका अधिनियम है लागू होता है। बाल विवाह को शून्य योग्य माना गया है, न कि सख्त शून्य यानी कि वॉइडेबल माना गया है, ना कि मतलब कि कभी भी ये जो एक्ट है वो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा ये एक्ट जो है वो चलता है। ये नहीं कि इसकी कोई टाइम पीरियड कोई फिक्स कर दिया गया है कि ये जो एक्ट है वो इतने ही टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है। क्या उद्देश्य है इसका? तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस अधिनियम का। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार के अनुरूप है। अब इस अधिनियम का नाम क्या है? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। लागू होने की तिथि 2006 में 1 नवंबर को। लागू क्षेत्र यानी किस किस क्षेत्र में लागू हुआ है? तो पूरे भारत में सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हुआ है, यानी कि ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, ये किसी एक क्षेत्र में या भारत के कुछ राज्यों में नहीं है, ये पूरे भारत में लागू किया गया है। बाल विवाह की वैधता शून्य योग्य है। और संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 14, 15 और 21। 14 इससे संबंधित है। 15 कैसे है? तो 15 में जो आपके महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं उनकी रक्षा से संबंधित है। और 21 आपको पता है हमारा जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। उद्देश्य क्या है? तो बाल अधिकारों की रक्षा व कल्याण को सुनिश्चित करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है।
अगला सवाल है, हाल ही में भारत के 53वें, कौन से 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, जिसे आप CJI भी कहते हैं। भारत के 53वें CJI कौन है? न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत या फिर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। इनमें से 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अगर हम बात करें न्यायमूर्ति BR गवई की, किसकी? न्यायमूर्ति BR गवई, ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के हैं? 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यानी कि जो अब 53वें मुख्य न्यायाधीश है, इनसे पहले जो न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति BR गवई, और अब जो है वो इन जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है ये 51वें हैं। कौन से न्यायमूर्ति हैं? ये 51वें नंबर के हैं। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ये 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। CJI भारत के 53वें नंबर के कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। वहीं हम बात करें न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की, तो ये 50वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के न्यायमूर्ति हैं? 50वें नंबर के हैं। और ये कौन से के हैं? 53वें। 50वें न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, 51वें थे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, 52वें रहे हैं न्यायमूर्ति BR गवई, और जो हाल ही में जो प्रेजेंट में हैं वो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश है। पदभार कब ग्रहण किया है? तो 24 नवंबर 2025 में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। सेवानिवृत्ति कब है, यानी कि कब से कब तक का इनका जो टाइम पीरियड है इस पद पर? तो 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर ये रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम, आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति HJ कनिया। न्यायमूर्ति HJ कनिया ये भारत के पहले फर्स्ट न्यायमूर्ति थे या मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा CJI की नियुक्ति की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु का कितनी होती है? तो 65 वर्ष की इनकी आयु होती है, यानी कि 65 वर्ष तक ये सेवा देते हैं, जो अपनी जो जॉब है वो करते हैं। ये इनकी पदभार ग्रहण की और निवृत्ति की डेट है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रसिद्ध फुटबॉल की प्रतियोगिता की ट्रॉफियों का अनावरण किया? संतोष ट्रॉफी, डूरंड, ISL कप या फिर फेडरेशन कप? तो ये है आपकी डूरंड ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी है? डूरंड ट्रॉफी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया है। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना और भारत का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। जो डूरंड कप है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और इसका आयोजन कौन कराता है? तो डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के द्वारा इसका जो आयोजन है वो कराया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN में शामिल होने वाला भारत का कौन सा शहर है? जयपुर, लखनऊ, भोपाल या फिर ग्वालियर? हाल ही में जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो भारत का शहर शामिल हुआ है वो इनमें से कौन सा है? तो हाल ही में जो शहर शामिल हुआ है वो है आपका लखनऊ। कब शामिल हुआ है? 2025 में। कब शामिल हुआ है? 2025 में जो है ये शामिल हुआ है। ग्वालियर नहीं है, लखनऊ है। ये इसने यहाँ गलत मेंशन हो गया है।
तो इसका आंसर होगा लखनऊ। क्या आंसर होगा? लखनऊ। लखनऊ शहर है जिसे हाल ही में शामिल किया गया है, ये ग्वालियर नहीं है। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक श्रेणी में मान्यता मिली है, ये सही है। यूसीसीएन का उद्देश्य रचनात्मकता और संस्कृति के आधार पर शहरों को वैश्विक मंच देना और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इसीलिए इसने जो ये शुरू किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में इसकी स्थापना हुई है। अब यूनेस्को के अंदर ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसके अंदर 7 श्रेणियां हैं। टोटल कितनी श्रेणियां हैं आपसे पूछे अगर, तो टोटल 7 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट और म्यूजिक। ये इसकी 7 श्रेणियां हैं। और भारत के ऐसे जो शहर हैं जिन्हें इन श्रेणियों में शामिल किया गया है वो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहला शहर कौन सा है जो इसमें शामिल किया गया है, वो है आपका जयपुर। किसमें है? जयपुर 2015 में। और इसके अलावा कौन सा शहर है जो आपका क्राफ्ट में ही आता है, वो है आपका श्रीनगर। कौन सा है? श्रीनगर। 2021 में इसे इस श्रेणी में शामिल किया गया था। अगला जो शहर है वो है आपका फिल्म में, इसमें है आपका मुंबई। कौन से साल में है? 2021 में मुंबई को फिल्म की श्रेणी में यहां, और इसके अलावा गैस्ट्रोनॉमी यानी कि जो खाने से संबंधित है वो है इसमें हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद को शामिल किया गया है 2019 में। और रिसेंटली जो लखनऊ है उसे शामिल किया गया है इसमें। लखनऊ को शामिल किया गया है 2025 में। लखनऊ और हैदराबाद दोनों गैस्ट्रोनॉमी में आपके शामिल हैं। उसके बाद है आपका कोझिकोड। कौन सा है? कोझिकोड। इसे 2023 में शामिल किया गया था आपका लिटरेचर में। कौन से साल में? 2023 में। उसके अलावा म्यूजिक में कौन सा है? तो म्यूजिक में है आपका वाराणसी। 2015 में इसे शामिल किया गया था। और इसके अलावा है चेन्नई। 2017 में चेन्नई को यहां शामिल किया गया है। और इसके अलावा है ग्वालियर। ग्वालियर को 2023 में, जो ग्वालियर है और कोझिकोड है इन्हें सेम डेट सेम ईयर में ही इस श्रेणी में शामिल किया गया था। श्रेणियां अलग अलग थी लेकिन इन्हें शामिल करने की जो डेट और ईयर थे वो सेम थे। यहाँ भी है लखनऊ अवधी खान पान के लिए प्रसिद्ध है, जो अपने लजीज स्वाद और नवाबी अंदाज के लिए यहाँ जाना जाता है। और यहाँ की सबसे फेमस क्या है? चिकनकारी कला, ये सबसे फेमस है। हाल ही में भारत ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ नई पहल पर जोर दिया है? क्या बढ़ाने के लिए? रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ नई पहल शुरू की है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इंडोनेशिया? तो ये है आपका इंडोनेशिया, जिसके साथ भारत ने ये पहल शुरू की है। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक सहयोग बढ़ाने पर इन्होंने सहमति जताई है।
समुद्री सुरक्षा एवं रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ावा देने का भी यहाँ निर्णय इन दोनों के द्वारा लिया गया है। अब हम बात करें इससे संबंधित, आसियान का संस्थापक सदस्य कौन है? तो आसियान जो है उसका संस्थापक सदस्य है आपका इंडोनेशिया। आसियान की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछें तो वो क्या होगी? किसकी फुल फॉर्म? आसियान की, ASEAN। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म यानी पूरा नाम पूछें तो वो क्या होगा? तो इसका जो पूरा नाम है वो होगा आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये है इसका पूरा नाम, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका संस्थापक सदस्य कौन था? यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? तो इंडोनेशिया के द्वारा। भारत और इंडोनेशिया में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है समुद्र शक्ति। किसका अभ्यास है ये? भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। उसके अलावा गरुड़ा शक्ति है, ये भारत का और इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगर आसियान के मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और सबांग बंदरगाह, एक बंदरगाह है सबांग बंदरगाह, ये भारत और इंडोनेशिया के द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया जा रहा है, इसे मिलकर बनाया जा रहा है। ये दोनों अभ्यास आपको याद रखने हैं। समुद्र शक्ति संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है और गरुड़ा शक्ति जो है वो भारत इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को लागू किया है? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो अगर हम बात करें नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की तो वो लागू की गई है दिल्ली के द्वारा। किसने लागू की है? दिल्ली ने। इससे संबंधित कुछ जानकारी, इस इलेक्ट्रॉनिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? इसे लागू क्यों किया गया है? तो सबसे पहला उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसे कम किया जा सके, इसलिए इसे लागू किया गया है। साथ ही प्रदूषण को कम करना, यानी कि जो डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियां चलती हैं, जो वाहन चलते हैं, उनसे क्या होता है, जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा होता है। तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ यूज करने की बात इसीलिए यहाँ की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को इसी के अकॉर्डिंग यहाँ बढ़ावा दिया गया है इस नीति के अकॉर्डिंग। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना इस नीति का एक उद्देश्य है। भारत की पहली ईवी नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य है? दिल्ली। भारत में ईवी नीति संबंधित प्रमुख मंत्रालय कौन सा है? तो भारी उद्योग मंत्रालय, ये है यहाँ भारी उद्योग मंत्रालय होगी।